हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण पारिस्थितिकी में आज हम चर्चा करेंगे कार्बन चक्र से। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कार्बन चक्र। कार्बन वातावरण में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। कार्बन चक्र वातावरण के जैविक इकाइयों के मध्य निरंतर कार्बन का आदान प्रदान करते हैं। कार्बन वायुमंडल से पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा संग्रहित होते हैं। कार्बन की एक महत्वपूर्ण मात्रा उत्पादों व उपभोक्ताओं द्वारा श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस लौटा दी जाती है। कुछ कार्बन पीट पौधों की सामग्री हैं जो हजारों वर्षों से बनी हैं और आमतौर पर आर्द्र भूमि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दलदली क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाता है तथा वापस पर्यावरण में शीघ्र उत्सर्जित नहीं हो पाता है। महासागरीय क्षेत्रों में कार्बन चट्टानी परतों में पाया जाता है। लाखों वर्षों तक जमा हो जाता है, जो किसी भूगर्भिक प्रक्रिया के संचलन से क्षरित होकर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के रूप में समुद्री जल व नदियों में प्रवेश करता है। अब नाइट्रोजन चक्र है। नाइट्रोजन प्रोटीन का एक प्रमुख घटक है तथा यह सभी जीवित कोशिकाओं के निर्माण का आधार है। यह कुल प्रोटीन का 16% भाग निर्मित करता है। नाइट्रोजन की प्राप्ति का स्रोत वायुमंडल है, परंतु इसका उपापचय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा शरीर जो भी खाता है और जो पीता है उसे ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पौधों व प्राणियों द्वारा सीधा अर्थात प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की आवश्यकता होती है, जो कि अमोनिया नाइट्रेट या नाइट्राइट्स में रूपांतरित होने के पश्चात पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपेक्षाकृत गैर प्रतिक्रियाशील वायुमंडलीय N2 के अपने अति प्रतिक्रियाशील यौगिकों नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या अमोनिया में परिवर्तित कर देता है। देखिए, नाइट्रोजन डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता है, उसका स्थिरीकरण होता है। वो नाइट्राइट्स या अमोनिया में परिवर्तित होने के पश्चात उपयोग किया जाता है। उसी को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? तो नाइट्रोजन के ऐसे प्रतिक्रियाशील रूप नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या अमोनिया फसलों के लिए उपयुक्त है और उसके विकास का समर्थन करते हैं। इसके विपरीत नाइट्रोजन की कमी से फसल की वृद्धि और स्वस्थ विकास प्रभावित होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण 3 प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, मानव निर्मित औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा, जैसे उर्वरक उद्योग, और कुछ वायुमंडलीय दशाएं जैसे तड़ित झंझा आदि। कुछ सूक्ष्म जीव वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। वे नाइट्रोजन को अमोनिया में रूपांतरित कर देते हैं। ये प्रमुख नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु हैं, जैसे वायवीय एजोटोबैक्टर, अवायवीय क्लास्ट्रीडियम व कुछ सहजीवी नाइट्रीकृत जीवाणु, जैसे एनाबीना
स्पाइरुलिना आदि। अमोनियम आयन प्रत्यक्ष रूप से पौधों द्वारा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में ग्रहण किया जाता है। मानवीय औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा स्थिरीकृत नाइट्रोजन की मात्रा नाइट्रोजन के प्राकृतिक चक्र की तुलना में अधिक है, इसलिए नाइट्रोजन एक प्रदूषक बन गया है, जिसके कारण अम्लीय वर्षा, हानिकारक शैवाल का प्रसूटन, सुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कुछ पौधों द्वारा अमोनिया आयन को नाइट्रोजन स्रोत के रूप में भी ग्रहण किया जाता है, या विशेषीकृत जीवाणुओं के दो समूह द्वारा इसे नाइट्राइट्स या नाइट्रेट में ऑक्सीकृत किया जाता है। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट में रूपांतरित करता है तथा नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में रूपांतरित करता है। ध्यान रहे, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में और रूपांतरित करता है तथा नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में रूपांतरित करता है। बैक्टीरिया द्वारा मृदा में संश्लेषित नाइट्रेट्स के पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है और पौधे इन्हें अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, जो प्रोटीन के एमिनो एसिड हैं। इस प्रकार यह नाइट्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतर पोषण स्तरों में पहुंचता है तथा एक्सक्रेशन यानी मल त्याग उत्सर्जन के द्वारा तथा जीवों के मृत्यु के द्वारा यह नाइट्रोजन मृदा में अमोनिया के रूप में मृदा में वापस पहुंच जाता है। मृदा नाइट्रेट की कुछ मात्रा जल में अत्यधिक घुलनशील होती है, जो कि भूमिगत जल तथा सतही जल के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र से प्रभावित होकर तंत्र से ह्रास हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। मृदा और समुद्र में कुछ विशेष विनाइट्रीकृत बैक्टीरिया जैसे सूडोमोनास होते हैं, जो नाइट्रेट या नाइट्राइट्स के मौलिक नाइट्रोजन में परिवर्तित होते हैं। यह नाइट्रोजन चक्र पूर्ण हो जाता है। समय समय पर तड़ित झंझा जैसे गैसीय नाइट्रोजन को वायुमंडल में अमोनिया और नाइट्रेट्स में रूपांतरित करता है, जो कि पृथ्वी के धरातल पर वर्षा के रूप में पहुंचती है तथा जो बाद में मृदा तक पहुंचकर पौधों द्वारा उनका उपयोग किया जाता है। यह हो गया नाइट्रोजन चक्र। अब है अवसादी चक्र। अवसादी चक्र के अंतर्गत आता है फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो अवसादी चक्र के जरिए परिसंचरित होते हैं। अवसादी चक्र में शामिल तत्वों को चक्रण वायुमंडल के जरिए नहीं होता, बल्कि यह अपर्दन, निक्षेपण, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी गतिविधियों व जैविक परिवहन के जरिए चक्रित होता है। फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जल की गुणवत्ता को बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्बन नाइट्रोजन चक्र के विपरीत, जो कि प्राथमिक रूप से वायुमंडल में शुरू होते हैं, फास्फोरस एक खनिज रूप में विशाल मात्रा में फास्फेट चट्टानों में पाया जाता है तथा एक चक्र के रूप में वह अपर्दन व खनन की गतिविधियों के जरिए पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करता है। फास्फोरस एक पोषक के रूप में झील पारिस्थितिकी तंत्र में जड़ों और तैरने वाले सूक्ष्म पादपों के वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ पे क्या है, फास्फोरस एक पोषक के रूप में झील पारिस्थितिकी तंत्र में जड़ों और तैरने वाले सूक्ष्म पादपों के वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। फास्फोरस का प्रमुख स्रोत पृथ्वी का क्रस्ट है, यानी धरातल पर फास्फोरस सामान्य फास्फेट के रूप में पाया जाता है तथा अक्षम यानी अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रियाओं के जरिए यह नदियों और धाराओं में प्रवेश करता है
तथा वहाँ से वह समुद्र में प्रवाहित हो जाता है। यानी ये एक जगह से अपरदित होता है चट्टान से और वो समुद्र में प्रवाहित होने तक की प्रक्रिया को संपन्न करता है। समुद्र के अंदर जैसे ही यह फास्फोरस महाद्वीपीय मग्न तट पर अघुलनशील निक्षेपों के रूप में जमा होता है तथा लाखों वर्षों के बाद जैसे ही महाद्वीपीय मग्न तट का उत्थान होता है तथा महाद्वीपीय मग्न तट समुद्र तल से बाहर आती हैं तो ये फास्फेट भूमि पर प्राप्त होता है। कुछ समय बाद अपक्षय की प्रक्रिया के द्वारा यह फास्फेट चट्टानों से मुक्त होता है और इस प्रकार भू रासायनिक चरणों के जरिए इस चक्र की शुरुआत हो जाती है। अब है सल्फर चक्र। तो सल्फर के भंडारण मृदा में तथा अवसादों में पाए जाते हैं, जहाँ पर यह कार्बनिक सल्फर के रूप में जैसे कोयला, तेल, पीट और अकार्बनिक निक्षेपों जैसे पाइराइट चट्टान, सल्फर चट्टान, ये सल्फेट, सल्फाइड और कार्बनिक सल्फर के रूप में निक्षेपित रहता है। चट्टानों के इनकी विमुक्ति अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रियाओं द्वारा होती है तथा यह पार्थिव और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाहित होता रहता है। वायुमंडल में सल्फर का प्रवेश विभिन्न स्रोतों से होता है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार, जीवाश्म ईंधन का दहन, महासागरों के सतह तथा अपघटन से विमुक्त होने वाली गैसें, वायुमंडलीय हाइड्रोजन सल्फाइड की भी सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत होता है। वायुमंडलीय सल्फर डाइऑक्साइड पृथ्वी के धरातल पर पुनः अम्लीय वर्षा के रूप में प्राप्त होती है तथा पृथ्वी के धरातल पर प्राप्त होने वाला यह सल्फर पौधों के जरिए चारण खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। जीवित प्राणियों में मिलने वाला यह सल्फर पुनः मृदा को प्राप्त होता है तथा यह तालाबों की तली, झीलों की तली में विभिन्न जैविक और मृत कार्बनिक पदार्थों के विघटन से प्राप्त होता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण एक पारिस्थितिकी कार्यक्रम पर वनस्पति में दिशात्मक परिवर्तन की एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अनुक्रमण तब होता है जब बड़े पैमाने पर समुदायों की एक श्रृंखला या तो प्राकृतिक या मानव निर्मित विनाश के कारण एक दूसरे को प्रतिस्थापित करती है। यह प्रक्रिया जारी रहती है। एक समुदाय दूसरे समुदाय को प्रतिस्थापित करता है जब तक कि एक स्थिर परिपक्व समुदाय विकसित नहीं हो जाता है। मतलब जब तक एक को समाप्त करके दूसरा अपना अस्तित्व नहीं बना लेता है तब तक अनुक्रमण चलता रहता है। अनुक्रमण परिवर्तन की एक विकासशील श्रृंखला है जो अपेक्षाकृत स्थिर चरम समुदाय की स्थापना की ओर ले जाती है। किसी क्षेत्र को आबाद बनाने वाला पहला पादप अग्रणी समुदाय कहलाता है। अनुक्रमण के आखिरी चरण को चरम समुदाय कहा जाता है और चरम समुदाय के लिए अग्रशील अवस्थाओं को अनुक्रमिक चरण या शेरे कहा जाता है। अनुक्रमण निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा चित्रित किया जाता है: उत्पादक में वृद्धि, भंडारगृहों से पोषक तत्वों में विस्थापन, विकसित निकेत के साथ जीवों की विविधता में वृद्धि, खाद्य जाल की जटिलता में क्रमिक वृद्धि। प्राथमिक अनुक्रमण में किसी एक स्थलीय स्थापना का पहले कुछ अग्रणी प्रजातियों द्वारा आबाद किया जाता है, जो कि अक्सर सूक्ष्म जीव, लाइकेन और काई होते हैं। पायोनियर कम्युनिटी कुछ सदियों में उनके समृद्धि और विकास को पर्यावास की स्थितियों को बदलते हैं। नई परिस्थितियाँ अतिरिक्त जीवों के लिए अनुकूल हो सकती हैं जो बाद में उस स्थान पर पैदा हो सकती हैं। पायोनियर कम्युनिटी की मृत्यु के माध्यम से या क्षय के जरिए कार्बनिक पदार्थ के अंश छोड़ देते हैं जिसमें छोटे जानवर रह सकते हैं। इन पायोनियर कम्युनिटी द्वारा उत्पादित कार्बनिक पदार्थ अपघटन के दौरान
कार्बनिक अम्ल का उत्पादन करते हैं, जो अक्सर आद्य स्तर में पोषक तत्वों का स्रावण करते रहते हैं। कार्बनिक मलबा छेद और दरारों में जमा होते हैं, जो मिट्टी तैयार करते हैं, जिसमें बीज ठहर सकते हैं और बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे जीवों का समुदाय विकसित हो जाता है, यह और अधिक विविधतापूर्ण हो जाता है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जाती है, लेकिन उसी समय में नए निकेत अवसरों का विकास होता है। देखिए नीचे लिखा था NICHE, नीचे निकेत की इंग्लिश है और शुद्ध रूप से हिंदी में इसे निकेत कहा जाता है। पायोनियर कम्युनिटी निवास की परिस्थितियों में परिवर्तन और नई प्रजातियों के आक्रमण के कारण विलुप्त हो जाती है, जिससे पूर्ववर्ती समुदाय का स्थान प्रतिस्थापित हो जाता है। द्वितीयक अनुक्रमण तब होता है जब पौधे एक ऐसे क्षेत्र को पहचानते हैं जिसमें चरम समुदाय अस्त व्यस्त हो जाता है। द्वितीयक अनुक्रमण मौजूदा समुदाय के पूर्ण या आंशिक विनाश के बाद जैविक समुदाय का क्रमिक विकास होता है। एक परिपक्व या मध्यवर्ती समुदाय को प्राकृतिक घटनाओं जैसे बाढ़, सूखा, आग या तूफान या मानव हस्तक्षेप जैसे कि वनों की कटाई, कृषि, अत्यधिक चराई आदि के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इस परिव्यक्त क्षेत्र में पहले घास के सख्त प्रजातियों द्वारा फैलाव किया जाता है, जो कि धूप से तप्त हुई मिट्टी में जीवित रह सकती हैं। घास के साथ जल्द ही लंबी घास, शाकाहारी पौधे भी देखने को मिलते हैं। ये घास, लंबी घास और शाकाहारी पौधे कुछ वर्षों के लिए चूहे, खरगोश, कीड़े और बीज खाने वाले पक्षियों के साथ पारिस्थितिकी तंत्र पर हावी रहते हैं। अंततः इस क्षेत्र में कुछ पेड़ उग जाते हैं जिनके बीज हवा या जानवरों द्वारा लाए जा सकते हैं और कई वर्षों में यहाँ एक वन समुदाय विकसित हो जाता है। इस प्रकार परिव्यक्त भूमि क्षेत्र में वृक्षों का फैलाव हो जाता है और यह जंगल वन में रूपांतरित हो जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण के बीच का अंतर क्या है? तो द्वितीयक अनुक्रमण किसी स्थान पर पहले से ही अच्छी तरह से विकसित मिट्टी पर शुरू होता है। इस प्रकार प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में द्वितीयक अनुक्रमण अपेक्षाकृत तेज होता है, जिसके विकसित होने के लिए प्रायः सैकड़ों वर्ष की आवश्यकता हो सकती है। स्वजनक और अपरजनिक अनुक्रमण यानी आंतरिक कारण से और बाह्य कारण से। जब अनुक्रमण उस समुदाय के रहने वाली निवासियों द्वारा ही लाया जाता है तो इस प्रक्रिया को स्वजनक अनुक्रमण कहा जाता है, और जब बाहरी बलों के द्वारा लाए गए परिवर्तन को अपरजनिक अनुक्रमण के रूप में जाना जाता है। स्वपोषी और विषमपोषी परपोषी अनुक्रमण जिनमें हरे पौधे अधिक मात्रा में होते हैं को स्वपोषी अनुक्रमण के रूप में जाना जाता है, और परपोषी अधिक मात्रा में होते हैं उन्हें विषमपोषी परपोषी अनुक्रमण के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ और अगला चैप्टर 3 से शुरू किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।